हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का गाला असाइनमेंट 2026 पेपर नंबर 3 विभाग डी एकदम सरल भाषा में सभी प्रश्नों के उत्तर को आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन पर क्लिक करो जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। आपका विकास ही हमारा लक्ष्य है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चालू करते हैं। 47, रसोई में तुम्हारी मम्मी कुरकुरे, पकौड़े अथवा केक बनाने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करती है? उसका रासायनिक नाम बताओ, उसका बनावट बताओ, उसका समीकरण बताओ और लिखो, और साथ ही साथ उसका उपयोग बताओ। भाई एकदम आसान है। मम्मी की बात है, मम्मी किचन में कुरकुरे बनाएंगी, मम्मी किचन में पकौड़े बनाएंगी, मम्मी किचन में कुछ भी बनाएंगी तो बेकिंग सोडा। भाई कौन सा सोडा? बेकिंग सोडा। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3। अब इसका बनावट कैसे होता है? इसका बनावट जानते हैं तो एकदम आसान है। सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। बोलो क्या क्या? सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इनके बीच अभिक्रिया कराओगे तो आपको बेकिंग अथवा खाने का सोडा का निर्माण होगा। बहुत आसान है। बोलो बनावट में क्या क्या चाहिए तुमको? सोडियम क्लोराइड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। देखो समीकरण आपके सामने है। सोडियम क्लोराइड को बोलेंगे NaCl, पानी को बोलेंगे H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को बोलेंगे CO2 और अमोनिया को बोलेंगे NH3। इन सबके बीच अभिक्रिया कराओ भाई तो NH4Cl प्लस NaHCO3। तो NaHCO3 ये तुम्हारा बेकिंग सोडा मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और NH4Cl इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। यानी बेकिंग सोडा के साथ साथ में क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। ठीक है। अब इसका उपयोग जानो। अगर खाना जल्दी पकाना हो, या खाने में अच्छा स्वाद लाना हो, या तो खस्ता पकौड़े बनाना हो, या तो खाने में मीठापन लाना हो, ऐसे समय में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एक समीकरण इसका और है। अगर बेकिंग सोडा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है, आपके किचन में बेकिंग सोडा का उपयोग करके खाना पकाया जाता है तो उसका समीकरण ऐसे होगा। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, खाना बनाते समय तो क्या आएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी पानी प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन सबके कारण ही कोई भी चीज में अगर आप बेकिंग सोडा डालोगे तो फूल जाएगा। ये स्पेशल ब्रेड के लिए है। ब्रेड बनाते हैं बेकिंग सोडा डाल के। ठीक है। तो ब्रेड फूलता कैसे? तो ये पूरा समीकरण का कॉन्सेप्ट है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा होता है पूरा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। दानेदार का दानेदार जिंक का, थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ लिखने में, दानेदार जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होने वाली अभिक्रिया का आकृति के साथ वर्णन करो, उसका समीकरण लिखो। सिंपल सी बात है भाई, दानेदार जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड यानी HCl के साथ जो अभिक्रिया होगा तो भाई वो हाइड्रोजन गैस बनाने की विधि है। कौन सी है? हाइड्रोजन। आपके सामने ये डायाग्राम है, डायाग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। ये स्टैंड है और ये देखो परखनली है। इस परखनली में तन्नु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी HCl है, इसी में दानेदार जिंक के टुकड़े हैं और इसी में से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे। ये प्रवाह की नली है। ठीक है। ये साबुन का इसके अंदर विलयन है, राइट, और इसमें हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले है। ठीक है। फिर ये मोमबत्ती है, फिर फटफट की ध्वनि आएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है। और ये तुम्हारा समीकरण है। पहले हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस सर्वप्रथम एक परखनली में दानेदार जिंक लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। बहुत एकदम आसान है। क्या लेंगे परखनली में? परखनली में हम लेंगे दानेदार जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर दानेदार जिंक और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया होगा और उसमें तीव्र आवाज उत्पन्न होगी। क्या होगा? तीव्र आवाज उत्पन्न होगा और साथ ही साथ बुलबुले भी उत्पन्न होंगे, राइट। तो दानेदार जिंक और HCl से अभिक्रिया होगा तो तीव्र आवाज आएगी, बुलबुले उत्पन्न होंगे। अब हम इस बुलबुले के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। बुलबुले के पास जब जलती हुई मोमबत्ती ले आएंगे, इस प्रकार तीव्र ध्वनि के साथ जो गैस उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। और इस गैस को पानी की
अधस्थापन विधि से अलग कर लिया जाता है। और इसका समीकरण क्या है आप चेक कर लो। Zn ये जिंक है, HCl यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगा तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड तो बनेगा ही, और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी भाई, तो हाइड्रोजन गैस H2। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 होता है पूरा। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। 49 में ए है, नीचे दिए गए कार्बनिक यौगिक के बंधारणीय सूत्र लिखो। पहला नंबर है बेंजीन, तो बेंजीन का इस तरह से H सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, फिर देखो डबल बॉन्ड, फिर C यही H बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड H। ये तुम्हारा बेंजीन का हो गया, जिसे बोलेंगे हम C6H6। यानी यहाँ पे आपको कार्बन 6 दिखाई देंगे और हाइड्रोजन भी कितने दिखाई देंगे, 6 दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये क्लोरोप्रोपन का है। क्लोरोप्रोपन में क्या आएगा, देखो H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड Cl। ये तुम्हारा है क्लोरोप्रोपेन। इसका क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Cl। बोलो कंप्लीट विद्यार्थी मित्रों। ये अगर एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरह से बस बंधारणीय सूत्र दे देना है, आपको नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योगशील प्रक्रिया अर्थात क्या, उदाहरण देकर समझाओ। तो पहले तो योगशील प्रक्रिया को हिंदी में बोलेंगे योगात्मक, आपकी किताब में होगा योगात्मक प्रक्रिया। अब ये योगात्मक प्रक्रिया क्या है इसको हम जानते हैं। तो देखो जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन या किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर संतृप्त कार्बनिक यौगिक बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो उसे क्या बोलते हैं, उसे योगात्मक क्रिया बोलते हैं। तो योगात्मक प्रक्रिया एकदम आसान है कि जब असंतृप्त कार्बनिक यौगिक किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन या किसी अन्य तत्व के साथ अगर मिलता है और संतृप्त कार्बनिक यौगिक बना देता है तो उसे बोलते हैं योगात्मक प्रक्रिया। उदाहरण में आप चेक कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब ये हाइड्रोजन के साथ मिला और कौन सी उत्प्रेरक की उपस्थिति, Ni यानी निकल। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बस देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई हमारा, राइट, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ मिला, Ni के उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाया, राइट, कंप्लीट। बस ये कुछ नहीं है भाई। चलो हमारा 49 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 50 पे आते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र की आकृति बनाओ, छोटी आंत में होने वाली पाचन की क्रिया समझाओ। भाई पाचन तंत्र ये सब डायग्राम तो आपको सीखना पड़ेगा। ये पाचन तंत्र की आकृति की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। मैटर क्या है मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, इसमें क्लियर कट पूछा है कि छोटी आंत में होने वाली पाचन क्रिया, यानी स्पेशली आपको छोटी आंत की पूरी स्टोरी बतानी है। ध्यान से सुनो, पाचन की क्रिया में छोटी आंत बहुत उपयोगी होता है। छोटी आंत यानी क्षुद्रांत, ठीक। तो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में छोटी आंत बहुत बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, राइट विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद छोटी आंत हमारे पेट को बड़ी आंत से जोड़ती है। छोटी आंत हमारे पेट को बड़ी आंत से जोड़ती है। छोटी आंत यह भोजन को तोड़ने का कार्य करती है, यानी भोजन कहाँ टूटता है, भोजन जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल वंस में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो छोटी आंत में होता है। फिर छोटी आंत यह पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करता है, यानी हमारे शरीर के पोषक तत्व और पानी को अवशोषित यानी शोषण करने का काम भी छोटी आंत करता है। छोटी आंत यह पाचक रस और एंजाइम प्रदान करता है, यानी जो भोजन को पचाने में काफी सहायक होते हैं, राइट, वही पाचक एंजाइम पाचक रस को कौन रिलीज करता है, तो छोटी आंत। तो यह पाचक रस और एंजाइम्स छोटी आंत से निकलते हैं, छोटी आंत में इनका निर्माण होता है, जो भोजन को पचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद भी है अभी कि छोटी आंत यह भोजन को तोड़कर तरल बनाता है, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्व अवशोषित कर सकता है। छोटी आंत पहले भोजन को तोड़कर उसको तरल बनाएगा, फिर उसका अवशोषण करेगा। खुराक का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में HCl खुराक के साथ मिलकर
ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसी छोटी आंत में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुराक के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है और इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर का क्या होता है, वृद्धि विकास होता है। फिर अपचित खुराक छोटी आंत से बड़ी आंत में, जो खुराक छोटी आंत में नहीं पचेगा वह बड़ी आंत में जाएगा और मलोत्सर्जन की प्रक्रिया से वह खुराक हमारे शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर कट है, बहुत ही प्यारा आंसर मैंने बनाया है, राइट। आपको अच्छे से पढ़ोगे मजा भी आएगा और याद भी हो जाएगा, आप एग्जाम में उसको लिख भी सकते हो। चलो नेक्स्ट हमारा 51 है। ए, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, इसमें प्राप्त उपज का नाम। तो भाई स्वयं पोषी पोषण अर्थात आपको समझो हरी वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं, तो इनमें आवश्यक परिस्थितियां अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज लवण, ये सब चाहिए हरी वनस्पतियों को अर्थात स्वयं पोषी सजीव को, राइट। ये सब परिस्थितियां हैं। और प्राप्त उत्पाद यानी उपज, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपज में क्या मिलेगा, तो ग्लूकोज मिलेगा, राइट। आपको अच्छे से मालूम है, और ऑक्सीजन भी मिलता है, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, राइट। उसके बाद समीकरण लिख देने का प्रकाश संश्लेषण का, आपको समीकरण अच्छे से आता है, पहले के वीडियो में भी चर्चा हो चुका है समीकरण पे। 6CO2 + 6H2O सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और साथ ही साथ 6O2 मतलब ऑक्सीजन। ये समीकरण आप याद कर लेना। उसके बाद जठर रस में आए श्लेष्म और पेप्सिन का कार्य बताओ, यानी हमारे जठर रस के अंदर श्लेष्म आया हुआ है, पेप्सिन आया हुआ है, ये करता क्या है, तो श्लेष्म क्या करता है, आमाशय की अंदर की दीवार को रक्षा प्रदान करता है। श्लेष्म का कार्य क्या है, आमाशय यानी जो पेट है उसके अंदर की जो दीवार है उसको रक्षा प्रदान करता है। फिर भोजन को श्लेष्म मुलायम बनाता है, जिससे खुराक आसानी से निगला जाता है। बोलो, ये श्लेष्म जो है वो क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाता है, जिससे खुराक आसानी से निगला जाता है। अब जानते हैं पेप्सिन का कार्य। अब पेप्सिन का कार्य क्या है, पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। बोलो, पेप्सिन क्या करता है, पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। उसके बाद दूसरा नंबर, प्रोटीन को तोड़कर एमिनो अम्ल में यही करता है बदलाव, परिवर्तित प्रोटीन को तोड़कर एमिनो अम्ल, और साथ ही साथ पाचक एंजाइम्स के रूप में कार्य। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा 50 नंबर 1 कंप्लीट होता है। चलो आगे चलते हैं हम 50 नंबर 2 पर। 52, प्रकाश का विभाजन अर्थात क्या, प्रिज्म पर पड़ने वाले प्रकाश के विभाजन का आकृति सहित वर्णन करो। ये आपके सामने प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म है। प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश अगर आपतित करते हैं तो वो 7 रंगों का परावर्तन करता है और एक पट्टा बनता है जिसे हम बोलते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। समझ में आया। अब स्टार्ट करते कहानी। जब हम प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तब प्रिज्म 7 रंगों का परावर्तन करता है। इस परावर्तन से एक पट्टे का निर्माण होता है और इस पट्टे को हम वर्णपट कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब यह वर्णपट 7 रंगों का बना होता है, बैजानी पीनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब इसमें जानो वेग की कहानी की, सबसे अधिक वेग लाल का होता है, सबसे कम वेग बैगनी का होगा। विचलन की बात करें तो सबसे अधिक बैगनी का होगा, सबसे कम लाल। ये एग्जाम में पूछता है घुमा घुमा के, तो क्लियर करो। वेग में ज्यादा लाल होगा तो कम बैगनी होगा, और वेग में लाल ज्यादा होगा तो विचलन में सबसे कम होगा, ठीक है। इस तरह से आप क्रॉस में पढ़ो, याद करो, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ज्यादा आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 नंबर डायाग्राम का हो गया और 2 नंबर लिखने का हो गया। कितने बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लिख देते। भाई ज्यादा लिखोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, जितना पूछा है उतना लिखोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। तो ज्यादा लिखने के चक्कर में आगे के पेपर के सेक्शन के क्वेश्चन छूट सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 53 में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा दो। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा की परिभाषा भैया, सबसे पहले हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एकदम क्लियर कट परिभाषा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या बोलेंगे, तो चुंबक अगर आपने कहीं रख दिया तो उसके आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल लगेगा। मान लो टेबल पर आपने एक चुंबक रख दिया और चुंबक के किनारे किनारे लोहे का पाउडर गिराया, तो अगर वो लोहे के पाउडर तुरंत के तुरंत
चुंबक से चिपक रहे हैं, यानी चुंबक और लोहे का बुरादा जहां गिराए हो वहां से वहां तक के बीच चुंबकीय बल लग रहा है, वही चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल लगता है, जहां पे चुंबक किसी भी लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति रखता है, वो चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा? वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र के आसपास होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र के आसपास होती है, जहां पे चुंबकीय बल लगता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा उत्तरी ध्रुव से कहां होती है? दक्षिणी ध्रुव होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से आपको अच्छे से तो समझ में आ गया होगा, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन 53 का ए था। आगे हम करते हैं 53 के बी पे जाते हैं। 53 के बी पे क्या है? ये 53 का ए था, बी है ये तुम्हारा। क्षण चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखा की आकृति बनाओ। यही आकृति बनाना है। ये NS जो है ये तुम्हारा क्षण चुंबक है, और इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। अगर आ गया तो 2 नंबर तो आप अच्छे से ले लो, कुछ भी नहीं करना है। एक क्षण चुंबक बना के आसपास ऐसे टीपा 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 पूरा ऐसे फैला देने का, कंप्लीट होगा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 53 अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। 54 ए, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ओजोन परत का महत्व बताओ। एकदम आसान है। तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन यानी O2 के अणु पर सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणें जब पड़ती हैं तो ऑक्सीजन का O और O के अणु में विखंडन हो जाता है। यानी हमारे वातावरण में ऑक्सीजन O2 पर जब सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी तो वह ऑक्सीजन का O2 O और O में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक O ऑक्सीजन O2 के साथ मिलकर O3 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? O3 का, जिसे हम ओजोन कहते हैं। O3 अर्थात ओजोन, यानी ओजोन एक प्रकार की गैस है। समीकरण देख लो, O2 यानी एक O में मिलेगा तो यूवी किरणों की वजह से तो O3 का निर्माण होगा, ठीक है। और ये भी आप समझ जाना कि O2 के ऊपर यूवी किरण अगर पड़ती है तो O+O बनता है। क्या बनता है? O+O। और हर एक O2 में यही वाला एक O+ होता है तो O3 बनता है। तो ये तुम्हारा हो गया ओजोन, ठीक है। अब इसका महत्व जानते हैं। तो इसका महत्व है तापमान को नियंत्रित करता है ये ओजोन, त्वचा के कैंसर को रोकता है ये ओजोन, ग्रीन हाउस प्रभाव को भी रोकता है ये ओजोन। तो ओजोन का क्या महत्व है आप अच्छे से जान गए। तो क्या है भाई महत्व ओजोन का? तापमान को नियंत्रित करना, त्वचा के कैंसर को रोकना और ग्रीन हाउस प्रभाव रोकना। तो विद्यार्थी मित्रों 54 का ये हमारा होता है पूरा। आगे चलते हैं, हम जानते हैं 54 के बी के बारे में। नीचे दिए गए पदार्थों को जैव विघटनी और अजैव विघटनी पदार्थों में वर्गीकृत करो, राइट। जैव विघटनी मतलब जिन पदार्थों का जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो जाए, और अजैव में जिन पदार्थों का जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन ना हो। अब देखो, बचा हुआ भोजन, लोहे का भंगार, प्लास्टिक, फल और शाकभाजी। तो जैव विघटनी में कौन आएगा? बचा हुआ भोजन, इसका जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो सकता है। फल और शाकभाजी, इसका भी जैव प्रक्रम के द्वारा विघटन हो सकता है। उसके बाद अजैव विघटनी पदार्थ में क्या आएगा? प्लास्टिक और लोहे का भंगार। प्लास्टिक और लोहे के भंगार का विघटन जैव प्रक्रम के द्वारा नहीं हो सकता। तो विद्यार्थी मित्रों इस तरह से ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, राइट। विभाग नंबर डी, पेपर नंबर 3 विज्ञान का पूरा टॉपिक कवर होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।